चैनल पे। आज हम लोग भारत इंडियन पॉलिटी के बारे में लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तीसरा है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से अधिनियम से, और चौथा है स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों, इसके बारे में जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में राज्यों का जो संघ की संकल्पना है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से प्राप्त किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको और ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान को दूसरे कई देशों से लिया गया है, और भारतीय संविधान को हम उधार का थैला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला ए क्या कह रहा है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो हाँ, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है। और उसका कारण आर क्या कह रहा है? भारत का अपना एक संविधान है। तो हाँ, बिल्कुल ये भी बात सही है कि हमारा अपना एक संविधान है। दोनों ही बातें दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश तो है ही, और इसके साथ साथ अपना एक उसका एक अपना संविधान भी है। किंतु यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं ए और बी का, कि दोनों में ट्रू और ट्रू दोनों का दोनों सही तो है, लेकिन यहाँ पर आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सालय सहायता। इसके अलावा दूसरा है बी ऑप्शन में है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। तीसरा है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, और डी है मृत्यु दंड। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताता हूं। आर्टिकल 21 के दायरे में पानी की गुणवत्ता को दूषित करना नहीं आता है। ठीक है, बाद बाकी डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न और मृत्युदंड सब आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, वो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि 2 सदस्य को ही मनोनीत किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? चलिए, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा इसमें कि इसमें भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ यदि समानता है तो कुछ असमानताएं भी हैं। असमानताएं भी हैं, और इसमें राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। अब ये पॉकेट वीटो की शक्ति होती क्या है, इसको भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए
मतलब ये होता है जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं, ये आर्टिकल 111 के अनुसार हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये पावर होता है कि किसी भी बिल को जो दोनों पार्लियामेंट हाउस से पास हो गया हो और वो मतलब क्या बोलते हैं दोबारा पार्लियामेंट हाउस में उसको भेज सकते हैं, उन मतलब उनके पास ये पावर होता है कि वो मतलब जो भी बिल पास हो गया हो पार्लियामेंट हाउस से उसको दोबारा वो रिटर्न वो कर सकते हैं पूर्ण विचार के लिए। इसमें एक और मतलब क्या बोलते हैं ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे थे 1982 में ईस्वी में प्रेसिडेंट जो थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बार ऐसा किया भी था, इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। जो किसके लिए किया था? तो भारतीय डाक विभाग बिल के लिए किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रो टेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो ये अब किसके द्वारा किया जाता है? यही है क्वेश्चन। तो इसका जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें होगा हमारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये प्रोटेम अध्यक्ष होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो प्रोटेम अध्यक्ष वो होता है जो कि लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जब लोकसभा का जो सत्र होता है, जब अपने अंतिम चरण पे होता है और जब अब नए सत्र की जब शुरुआत होती है लोकसभा की, तो उस समय जब कोई भी स्पीकर जो है वो पदभार अपना नहीं संभाले हुए रहते हैं, तो उस समय में प्रोटेम की अध्यक्षता में सारा जो भी नियम कानून है सबका वो सारा चीज़ पालन होता है। जैसे आम इस पद के लिए आमतौर पे जो भी लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो होता है और उसको बहुत सारे पदभार दिए जाते हैं। मतलब प्रोटेम को जो है स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष के बराबर ही शक्ति प्रदान की जाती है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी भी होता है। उनका मुख्य कार्य जो होता है वो नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है और नए स्पीकर का चुनाव करने के लिए भी उनका कार्य होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो देखिए इसमें जो है आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार 70 के अनुसार यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? चलिए तब इसका देखते हैं। सदन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन सी दिया हुआ है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग। और डी ऑप्शन दिया हुआ है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आंसर भले ही यहाँ पे आपको सी आपको नज़र आ रहा होगा, मगर इसमें जो होगा आंसर वो बी होगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। देखिए आर्टिकल 100 के अनुसार किसी भी सदन में
कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति जो होती है वो अनिवार्य होती है। यदि इतनी उपस्थिति नहीं होती है तो सभापति ये दायित्व बनता है कि वो सदन को या तो स्थापित कर दें या गणपूर्ति होने तक कार्य को संपन्न ना करें। ठीक है, चलिए इसमें जो कि आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ था वो मैंने आपको करेक्ट कर दिया। और ये देख सकते हैं आप यूपीएससी के प्री में GS1 के 2017 के एग्ज़ाम में आपको पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आज आपको डील कराऊंगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें दोस्तों दिया हुआ क्या है कि कुछ राज्यों के नाम दिए हुए हैं, जैसे गुजरात, कर्नाटक, इसके बाद केरल, उड़ीसा। तो ये जितने भी राज्य दिए हुए हैं इसमें दिया हुआ क्या है कि इनमें राज्यसभा के सीटों का, राज्यसभा में कितने सीट हैं, मतलब इन सारे स्टेट्स के, सारे राज्यों के कितने सीट है राज्यसभा में, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजरात राज्य का आपको राज्यसभा में टोटल 11 मेंबर हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। राज्यसभा में गुजरात के टोटल 11 मेंबर होते हैं। कर्नाटक के जो हैं वो आपको 12 होते हैं, केरल के आपको 9 होते हैं और उड़ीसा के आपको 10 होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहूँगा अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का भी सबसे ज़्यादा सीट है राज्यसभा में, जिसका की संख्या है 31। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से आपको एक क्वेश्चन आया है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको इसके पहले डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को, मतलब पिछले लोकसभा के अध्यक्ष को, तो नहीं। मैंने क्या बताया था, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नहीं, बिल्कुल नहीं। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, तो जी हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बताया था कि जो भी वरिष्ठ सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको ही यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। तो राज्यसभा का दोस्तों पहला ऑप्शन जैसे दिया है 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। तो ऑप्शन तो आपने देख लिया, आंसर भी देख लिया आपने कि 1952 में। अब इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल आपको बता देता हूँ कि राज्यसभा का जो गठन हुआ वो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता है उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। पहले राज्यसभा को, मतलब 1952 से पहले जो है वो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता था दोस्तों। तो ये आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन के तैयार हो गया कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा को राज्यसभा से पहले क्या बोला जाता था, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता था। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दूं कि राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा मतलब चीज है जो कि सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है संसद के सदस्यों को।
तो पहला, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति के से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेष अधिकार। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो भी संसद के सदस्य हैं उनको सामूहिक विशेषाधिकार ये नहीं है कि वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए मुकदमा अगर चल रहा है संसद के सत्र के समय में, तो उसमें उसके जाने के लिए वो लोग अपना मना कर सकते हैं वो लोग, ठीक ना। तो ये उनका मतलब क्या है, ये जो है उनका एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर 1 और 3 यानी कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है और इसके अलावा उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। देखिए, राज्य विधान मंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं, ठीक है। और राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका अनुभव होना चाहिए। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो है वो क्षमा आदि की कुछ मामलों में मतलब निलंबन न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मतलब उनको इतना मतलब पावर रहता है कि वो छोटे मोटे मामले जो होते हैं उनको वो क्षमा आदि ये सब कर सकते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय की नियुक्ति का अधिकार नहीं रहता है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। मतलब उच्च न्यायालय की नियुक्ति का अधिकार मतलब राज्यपाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा था, ठीक है। न्यायिक शक्ति का बिल्कुल अधिकार उनके पास नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया हो, प्रवृत्त हो रहेगा। तो पहला ऑप्शन है 6 मास से अधिक नहीं, दूसरा है 2 वर्ष से अधिक नहीं, तीसरा है 1 वर्ष से अधिक नहीं और चौथा है असीमित काल तक। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ क्या होगा। मतलब अनुच्छेद 249 के तहत संसद के राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है यदि राज्यसभा में मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प घोषित किया गया है कि राष्ट्रहित में वह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में ऐसे विषय के संबंध में
जो संकल्प में विनिष्ट हो। इस खंड में अंतर्गत पारित संकल्प 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ही प्रभावित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है, मतलब वहां पे 2 सदन है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा बिहार। देखिए ज़्यादातर जितने भी राज्य हैं सब में भारत में वो मतलब सब में क्या है, एक सदनीय व्यवस्था है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय मतलब व्यवस्था है। तो अभी जैसे वर्तमान के समय में अगर देखा जाए तो टोटल 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदन के चल रहा है। तो पहला जैसे वो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा आपको उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा आपको बिहार हो गया जो कि अभी ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ है, चौथा आपको महाराष्ट्र है, पांचवा आपको कर्नाटक है, छठा हो गया तेलंगाना और सातवां हो गया आपको जम्मू और कश्मीर। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं कि इसमें बिहार दिया हुआ है तो इसमें आप लोग बिहार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था। अब देखिए सरकारिया आयोग का सदस्य था तो पहला ऑप्शन है वी शंकर, दूसरा है के हनुमंथैया, तीसरा है डॉक्टर एस आर सेन, चौथा है ओ वी अलगेसन। चलिए तो देखते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर एस आर सेन। चलिए सन 1983 में केंद्र सरकार ने क्या किया कि उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिनका नाम था आर एस सरकारिया। इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। ठीक है। अब इस आयोग का काम क्या था, तो केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को मतलब पूर्ण रूप से मतलब क्या बोलते हैं उसको, संबंधों को मतलब बताना, जानना कैसा है क्या है नहीं है। ठीक है। तो इसमें 2 लोग और भी थे, जैसे 3 सदस्य थे इसमें। पहले तो हो गए आर एस सरकारिया जिनके नाम पे ये सरकारिया आयोग बना, और इसके अलावा जो दूसरे आदमी थे वो थे वी शिवरमन। ठीक है। और तीसरे जो व्यक्ति थे जिनका नाम इसमें दिया हुआ है वो थे डॉक्टर एस आर सेन। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एस आर सेन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। मतलब कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा है प्रधानमंत्री। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के पास ही ये सिर्फ अधिकार होता है कि वो केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध का के लिए अंतरराज्य परिषद का गठन करे, और किसी के पास भी अधिकार नहीं होता है। जैसे सरकारिया कमेटी से पहले वाले क्वेश्चन में जैसे आपने देखा सरकारिया कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है। 1983 ईस्वी में। तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास ये अधिकार होता है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत संघ कौन से देश के संघ से सदृश है। मतलब भारत संघ कौन से देश के संघ से सदृश है। तो दोस्तों पहले बात तो ये कि भारत जो कि राज्यों का संघ है, ठीक है, ये कोई मतलब भारत का जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। तो इसे जो है वो कनाडा के मॉडल पर लिया गया है।
किसके मॉडल पे लिया गया है? कनाडा के मॉडल पे लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर, कनाडा के मॉडल पे लिया गया है। इसके बाद है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये पुराना वाला है, 2016 का है क्वेश्चन, तो उस समय तो 7 ही था, लेकिन चूंकि अभी लेटेस्ट अभी वर्तमान में क्या है कि हमारा 8 हो गया है। तो 8 हमारा कौन कौन सा है? अंडमान निकोबार हो गया, दूसरा आपको चंडीगढ़ हो गया, तीसरा दादर नगर हवेली हो गया, चौथा हो गया कौन सा? दमन एंड दीव हो गया, पांचवा दिल्ली हो गया, छठा लक्षद्वीप, सातवां पौंडीचेरी और आठवां लद्दाख। नेक्स्ट हमारा चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ठीक है, पहला है यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों को के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है? यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। ठीक है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो इसका जो जवाब होगा यह एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों देखा जाए मतलब क्षेत्रीय परिषद जो है वो संवैधानिक निकाय है जिसका कि गठन जो है वो संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया। ठीक है, और इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया। जैसा कि हम जानते हैं 5 क्षेत्रों कौन सा? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है जो कि ए अधिकथन क्या कह रहा है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल ही मतलब गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है कि इसका सीमित क्षेत्र नहीं है। और अगला क्या कारण क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। बिल्कुल दोस्तों, उधार की वस्तुएं तो बिल्कुल है। उधार का थैला कहा भी गया है हमारे भारत को। तो ए जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भारत के जो उच्चतम न्यायालय हैं उनको सिर्फ कानूनों की समीक्षा तक ही सीमित नहीं किया गया है, बल्कि संविधान की भी समीक्षा करने का अधिकार रखता है वो। ठीक है, पर बी बिल्कुल सही है। बी जो है मतलब आर जो है वो बिल्कुल सही है कि भारत का जो संविधान है वो उधार की वस्तुओं से है, मतलब उधार का थैला है। जैसे वो उनका हमारा जो भारतीय संविधान है वो जगह जगह अलग अलग कंट्री से लिया गया, अलग अलग देशों से लिया गया। जैसे निदेशक तत्वों की संकल्पना जो है वो आयरलैंड से ली गई है, और आपको जैसे मान लीजिए संसदीय प्रणाली जो है वो अंग्रेज़ों से ली गई है, और इसके अलावा आपको राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका है और रक्षा बलों की जो समावेश है वो आपको अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब अलग अलग देशों से लिया गया है हमारा संविधान। चलिए तो फिर ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, मतलब डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? अब भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा उसकी जो आधिकारिक जो भाषा है, आपको लग रहा होगा कि हिंदी होगी, देवनागरी होगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, यानी कि अंग्रेज़ी जो है वही उसकी आधिकारिक भाषा है।
ठीक है, यानी कि जितनी भी कार्य प्रणाली वहाँ पे होती है वो सारी की सारी आपको अंग्रेजी भाषा में ही अंतर्गत होती है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे कथन और उसके कारण दिया हुआ है। पहला कथन क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। जी हाँ, बिल्कुल करना तो होता ही है। ठीक है, इसके अलावा कारण क्या कह रहा है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि भाई निर्वाचन आयोग जब चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत करता है तो उसके कुछ हफ्ता पहले ही वो एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की घोषणा कर देता है और इस घोषणा के बाद मतलब तुरंत ही इस घोषणा करने के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाता है और चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी राजनीतिक दल होते हैं या फिर जितने भी उम्मीदवार होते हैं चुनाव के, उनसे यही उपेक्षा की जाती है कि भाई निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आचार संहिता जो है उसका पूर्णतः रूप से वो लोग पालन करें। ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो आपको जवाब हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा कि भाई ए तो बिल्कुल ही सही है लेकिन आर बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, आर का तो कुछ है ही नहीं, आर बिल्कुल ही गलत है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। तो बिल्कुल दी जाती है, तो ये किनके द्वारा दी जाती है भाई, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये कोई केंद्र सरकार, ना ही राज्य सरकार, ना ही भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ये सब के द्वारा नहीं दी जाती है। ये किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों, तो ये दी जाती है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2005 में। ठीक है, देखिए सूचना का जो अधिकार है वो आपको 2005 ईस्वी में 12 अक्टूबर को लागू हुआ था। ठीक है, ये जो कानून हुआ ये भारत में सब जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये मतलब कानून आया। ठीक है, मतलब कि भारत में जितने भी नागरिक हैं वो कोई भी नागरिक हो और किसी भी सरकारी फाइल हो या फिर कोई भी दस्तावेज हो या फिर कोई भी रिकॉर्ड हो उसमें दर्ज सूचना जो को या फिर मतलब वो उसको देख सकते हैं या फिर उससे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये उस एक ऐसा अधिकार दिया गया है किसी भी नागरिक को कि कितनी कोई भी जो सरकारी दस्तावेज रहेगा या फिर कुछ भी फाइल रहेगा तो उसको वो लोग देख सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसको अधिकार दिया गया है ये। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, और बाद बाकी हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और घंटा ज़रूर बजा दें, बेल आइकन ज़रूर बजा दें ताकि हमारा जो भी हम लोग नया वीडियो डालें अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बाद बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।